किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उस पर होती है विस्तार से चर्चा और साथ ही हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, वो भी लाइव। हर अंक में हम एक नया विषय लेकर के आते हैं जो कि हमारे किसानों को जागरूक बना सके, उनकी खेती में मदद कर सके। और आज भी इसी से जुड़ा हुआ विषय है, यानी ऐसा विषय जो कि समसामयिक है और अभी किसानों को इसमें काफ़ी ज़रूरत भी है कि उन्हें विशेषज्ञों की सलाह मिले। तो आइए नज़र डालते हैं आज के विषय पर। तो आज का विषय है रबी तिलहनी फसलों में कीट व रोग प्रबंधन। जी हाँ, जिन किसानों ने सरसों की फसल ली है, इस सीजन की जो सबसे प्रमुख फसल है वो सरसों ही है तिलहनी फसल में, और उसमें इस समय कई तरह के कीट और बीमारियों का खतरा रहता है। इसलिए मैंने कहा कि इस समय विशेषज्ञों की सलाह की उन्हें बहुत आवश्यक है। तो आज का कार्यक्रम सभी किसान बहुत ध्यान से देखें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, जो कि है 1800-113060। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। हमारे सब किसान जानते हैं इस टोल फ्री नंबर के बारे में और आपको नंबर याद भी हो गया होगा। और हमने एक और नई शुरुआत की है, वो ये है कि हम किसानों से सीधा रूबरू भी हो सकें। अभी तक हम आपकी बातों को मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से जान पाते थे, या फिर आप कॉल करते थे तो हम आपकी आवाज़ सुन पाते थे। लेकिन हमने वीडियो मैसेज का भी विकल्प आपके लिए शुरू किया है, जहां आप व्हाट्सएप पर अपने वीडियो भेज सकते हैं और उन्हीं वीडियो को हम प्ले करते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है आपके लिए अगले 1 घंटे तक। आप इस पर अपने सवाल जो भी हैं वो चाहे टेक्स्ट या फिर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो 8800520717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे भी आप नोट कर लें। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी, आप जानते हैं वर्षों से ईमेल आईडी है हेलो किसान का, जिस पर आप अपने सवाल भेजते हैं, सुझाव भेजते हैं। तो एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें, हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। तो आज के विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है विस्तार से। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो इसे समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी कीट और बीमारी का खतरा इस सीज़न में हो जाता है, कैसे सरसों की फसल को बचाव करें, और दूसरी तिलहनी फसलें कौन सी हैं उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमारे जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। हमारे साथ डॉक्टर एस एल मीणा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। और हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर राजस्थान से। तो भरतपुर से हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी हैं और एस एल मीणा जी हमारे साथ हैं पूसा से। और आपके सवालों का इंतज़ार हमें, ये मंच आपके लिए है, तो अपने सवाल ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि आपके सवाल सिर्फ आपका सवाल नहीं होता है, बल्कि बहुत हज़ारों किसानों के लिए वो एक मार्गदर्शक भी होता है। तो सर, यहीं से शुरुआत करते हैं। इस वक्त मुख्य तिलहनी फसलें कौन कौन सी है? सरसों के बारे में तुम सभी जानते हैं, और कौन कौन सी फसलें हैं? देखिए, ये मौसम रबी का है और रबी में हम लोग जो फसलें करते हैं उनको हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। तो जब बात करते हैं हम तिलहनी फसलों की, तो उनमें मुख्य रूप से हम सरसों की बात करते हैं। सरसों मुख्य तिलहनी फसलें हैं जो कि रबी में बोई जाती है। दूसरी सैफ्लॉवर है और लिनसीड है और आपका तारामीरा है। और कभी कभार हम लोग सनफ्लावर भी उगाते हैं रबी के मौसम में, क्योंकि सनफ्लावर एक ऐसा पौधा होता है, ऐसा तिलहनी फसल होती है जो कि खरीफ रबी दोनों में बोई जा सकती है, ज़्यादा बोई जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या है कि सरसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि इसका एरिया, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और इसका जो क्लाइमेट कंडीशन ज़्यादा वेरिएबिलिटी इसमें उगाई जा सकती है। लेकिन जो तारामीरा है वो हम लोग शुष्क क्षेत्रों में ही उसको उगाते हैं, जहाँ पानी की बहुत कम मतलब सुविधा होती है या फिर पानी बहुत कम बरसता है, वहाँ पर हम तारामीरा लगाते हैं।
और जो लिनसीड आपका वो तेल के साथ साथ हम उसको फाइबर के रूप में भी उगाते हैं, उसका फाइबर भी हम इस्तेमाल करते हैं, और सैफ्लोर है उसको भी हम तेल के लिए उगाते हैं। जी जी सर, अब ये समय डॉक्टर शर्मा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये समय कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, पोषण प्रबंधन करते हैं, अच्छे बीज वगैरह लगा के अब फसल खड़ी है जी। और अब इंतज़ार है परिणाम का, लेकिन ये अभी एक ऐसा चरण है जहाँ से कहते हैं मेक इट और ब्रेक इट, तो ये कितना महत्वपूर्ण चरण है? देखिए किसान भाइयों, इस समय वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि अगर आप देखें जब अक्टूबर में या अक्टूबर पूरा जो महीना है वो पूरे देश भर में सरसों की बुआई का समय चलता है, और इस समय हमने देखा कि कई क्षेत्रों में तो कटाई भी शुरू हो गई है। और ये बहुत सारे, अगर उत्तर भारत में आप बात करें कि राजस्थान के बहुत हिस्से में, उत्तर प्रदेश के बहुत हिस्से में और हरियाणा के करीब बहुत सारा इलाके में काफ़ी लंबे समय से कोहरा भी पड़ रहा है। अब इन सब चीज़ों की स्थिति में क्या होता है कि एक तो आपका रोग एवं कीट, इनके प्रकोप की संभावना तो है भी, लेकिन रोग एवं कीट का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी फसल की इस समय क्या अवस्था है। जी जी। जहाँ पे बिल्कुल फलियाँ पक गई है, कटाव की स्थिति पे है, जो 15 फरवरी के आसपास आप देखिएगा कि उत्तर भारत के अंदर एक तरह से कटाई शुरू हो जाती है, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बुआई करते थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को हमारे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर देर से बुआई हुई है और उस समय हम देख रहे हैं कि इस समय भी अभी कोहरा और सर्दी पड़ रही है, तो जहाँ देर से बुआई हुई उस समय हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि एक तो इस समय देखिए किसान भाइयों, सफ़ेद रोली का प्रकोप हो सकता है, क्योंकि कोहरे की वजह से क्या खेतों में काफ़ी नमी बनी रहती है। जी जी बिल्कुल, हमारे पास किसानों के सर कई बार ये सवाल भी आते हैं, तो एक सफ़ेद रोली आपने बताया और माहो, चैंपा, ये तो आमतौर पर जो इस सीज़न में सरसों में हो ही जाती है, तो इनका किस तरह से प्रबंधन किया जाए, कैसे पहचाने कि आपकी फसलों में क्या इसके संकेत मिल रहे हैं, इसका खतरा मंडरा रहा है? तो उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आप अपने सवालों के साथ वीडियो मैसेज के साथ तैयार रहें। नज़र इस रिपोर्ट पर। रबी की तिलहनी फसलों में कीट और रोग प्रबंधन काफी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। असिंचित क्षेत्रों में ये सरसों की कटाई का समय है। ऐसे में फसल की समय पर कटाई कर लें। सरसों की फसल में पेंटेड बग कीट का नुकसान 4 से 5 पत्तियों की अवस्था तक अधिक रहता है। वयस्क कीट और उसका निम्फ पौधे के तने व पत्तियों से रस चूसते हैं। इससे पत्ते सफेद हो जाते हैं और बाद में मुरझाकर गिर जाते हैं। इस कीट का प्रकोप होने पर 2% मिथाइल पैराथियान या 5% मिलाथियान 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहू या चेपा कीट पौधे के तने, फूलों और फलियों से रस चूसता है और फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। जब कीट का प्रकोप औसतन 25 कीट प्रति पौधा हो जाए तो इसमें से किसी कीटनाशक जैसे मिलाथियान 50 EC 1250 मिलीलीटर या फॉस्फोमिडान 85 WSC 250 मिलीलीटर या थियोमिडान 25 EC 1000 मिलीलीटर या मिथाइल डेमेटॉन 25 EC या डाइमेथोएट 30 EC या मोनोक्रोटोफॉस 35 WSC प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों में झुलसा या सफेद गेरुई रोग लगने पर पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। इस रोग से ग्रसित पत्तियों पर हल्के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग के लक्षण दिखने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या जाइनेब या मैनकोजेब या कैप्टाफॉल फुलटॉफ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 500 से 800 लीटर पानी का घोल बनाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव जरूर करें। वहीं तारामीरा में मोयला कीट लगने की आशंका रहती है। मोयला कीट लगते ही मिथाइल पैराथियान 2% या कार्बेरिल 5% या मिलाथियान 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर बुरकाव करें। सफेद रोली, झुलसा और तुलासीदार रोगों के लक्षण दिखाई देते ही 1.5 किलो मैनकोजेब या जाइनेब का पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर प्रकोप ज्यादा हो तो ये छिड़काव 20 दिन के अंतर पर दोहराएं। वहीं अलसी में
कली का मक्खी लगने की आशंका रहती है। इस पर निगरानी और जल्दी पता लगने के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने पर आप समय रहते इसका प्रबंधन कर पाएंगे। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए अलसी की प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। तंबाकू इल्ली के प्रबंधन के लिए प्रोफेनोफॉस 50% EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी उपयोग करें। अलसी में गेरुआ रोग लगने की आशंका रहती है। इस रोग का प्रकोप जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होता है और फरवरी तक इसका फैलाव साफ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक 0.2% का केवल एक छिड़काव करना बेहतर रहता है। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही दवाओं का छिड़काव करें। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी और जिसमें रिपोर्ट में आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कि अंत में एक लाइन थी जिसमें हमने कहा है कि दवाओं का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, जब आपको लगे कि अब स्थिति कंट्रोल में नहीं है। उससे पहले हम रसायनों को लेकर बिल्कुल भी आपको प्रोत्साहित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ही समेकित तरीके भी हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सर शुरुआत यहीं से करते हैं। जो सर ने भी कहा था सफ़ेद रोली, ये क्या होता है जिसे वाइट रस्ट कहते हैं और कहते हैं कि इस मौसम में जब थोड़ी सी ठंडक भी है, कोहरा भी है, तो ये फसल पर काफ़ी प्रभाव दिखाता है। तो क्या है ये और कैसे इसका नियंत्रण? देखिए वाइट रस्ट जो होता है इसमें क्या होता है एक्चुअली इसमें सफ़ेद फफोले बन जाते हैं और जो ये कहाँ बनते हैं? पत्तियों में बनते हैं और ये काफ़ी नुकसानदायक रोग है। रोग तो और भी बहुत सारे लगते हैं लेकिन जो मौसम जिसने डॉक्टर साहब ने बताया था ना कि जिस इस तरह का मौसम है इसमें ये वाइट रस्ट का बड़ा प्रकोप देखने को मिलता है और ये पत्तियों पे इसका जो लक्षण है पत्तियों पे नज़र आते हैं और पत्तियाँ उसमें क्या है कि फफोले पड़ जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद। तो इससे इसका लक्षण है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि देखिए जब रोग लगता है तो उसका कंट्रोल करना इतना आसान नहीं हो जाता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप पहले से ही जब बुआई करें उस समय ही आप अपने बीज का उपचार ज़रूर करें। और सर ये होता क्यों, मतलब किस तरह की समस्या है ये एक्चुअली फंगस से होता है, फंगस से होता है और ये जो कंडीसिव क्लाइमेट कंडीशन जब होती है, वेदर कंडीशंस होती हैं तब ये एक्टिवेट होता है। तो तब इसका प्रकोप आपको मस्टर्ड के जो लीफ जो है उस पर नज़र आएगा और इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर आप देखने को कभी मिलता है। तो ये पूरे खेत को भी मतलब एक तरह से चपेट में ले लेता है। इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे नुकसान किस तरह का होता है? नुकसान तो इसका 80% हो जाता है। अच्छा। अगर आपने सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया है तो 80% तक आपकी जो यील्ड है उसका रिडक्शन इसमें हो जाता है। जी, यानी आपकी जो फसल है कितना उत्पादन होगा, जो पॉट बने हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा वो कितना, और यहाँ तक कि जैसे 80% आप बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तेल कंटेंट जो रिकवरी उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर अशोक मैं आपसे समझना चाहूँगी एक जो ये मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू या डाउन मिल्ड्यू क्या ये बीमारी होती है, समस्या होती है, ये क्या है? देखिए जो डाउनी मिल्ड्यू है एक तरह से जो अभी डॉक्टर साहब ने बात किया था कि सफ़ेद रोली या सफ़ेद रतुआ रोग जो होता है उसी के साथ साथ ये डेवलपमेंट होता है और एक जैसे रुई जैसी ये ग्रोथ सी हो जाती है पत्तों के ऊपर है। और जब दोनों का सफ़ेद रोली का और इसका जो डाउनी मिल्ड्यू है मृदु रोमिल आसिता जिसे बोलते हैं हम लोग, तो अगर ये दोनों का ऑलमोस्ट करीब सेम एनवायरनमेंट है यानी कि नमी रहती है, धूप कम होती है, तो एक कंडूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है। और इनके मिक्स इन्फेक्शन से क्या होता है कि पूरा पौधा एक तरह से जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि फंगस होता है तो ये पूरे पौधे को सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाएंगे और जो स्टैक हेड बन जाते हैं ऊपर से आके, तो वो वहाँ से फिर फलियाँ बनना बंद हो जाती है और इससे काफ़ी नुकसान होता है। स्टैक हेड में क्या होता है सर? स्टैक हेड में ये होता है कि जहाँ पर टॉप होता है ऊपर का वो जो टॉप पे एक तरह से सफ़ेद सफ़ेद करके वो मुड़ जाता है और फलियाँ बनना बंद हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद वो से बन जाते हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। जैसे स्टैक हेड कहते हैं ना, वो एक सींग टाइप बन जाते हैं उस तरीके के, तो वहाँ पे कोई दाने नहीं बनते। और अगर नमी है खूब ज़्यादा बनी हुई है तो एक तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि सिंचाई का अनावश्यक रूप से ना करें, प्रयोग ना करें। बहुत किसान भाई ये सोचते हैं कि 3 सिंचाई से और उससे ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान रखें कि मौसम कैसा है, अगर नमी बनी हुई है तो आप बिल्कुल भी उसके लिए सिंचाई ना करें। और यदि जैसा कि सर ने भी कहा है इसकी शुरुआत क्या है नीचे के पत्तों से पहले होती है, जैसे सफ़ेद रोली की और इनकी है, तो अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, पत्तों को पलट के आप देखते रहें कि अगर वो शुरुआत हो गई है
तो उसी समय पे अगर आपको बढ़ रहा है कि एनवायरनमेंट वैसा ही है तो आप फिर रासायनिक नियंत्रण पर जाएं, जिसके लिए कि आप ये देख सकते हैं कि रिडोमेल MZ है जिसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करें जब आपको लगता है कि आगे बढ़ने की संभावना है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत ही आम जो समस्या किसानों की तरफ से हमें सुनाई देती है और अक्सर हमने देखा है कि इससे समस्या हो ही जाती है, उनकी पैदावार पर, फसल पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन शुरुआत से ही शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। यानी जैसा कि मीना जी ने कहा है कि बीजोपचार से ही इसकी शुरुआत होती है। इस समय तक आते आते कई बार चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, तो हमें पूरी आशा है कि जो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी देते रहते हैं, आप किसान काफ़ी जागरूक हो गए होंगे और कई बार तो आपको ऐसे भी बीज मिलते हैं जिनमें आपको बीजोपचार करने की आवश्यकता भी नहीं होती, पहले से उपचारित होते हैं। तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लें। सर, अब मैं आगे जाना चाहूँगी, एक और हम सुनते हैं किसानों की तरफ से कुछ काला धब्बा एक समस्या होती है। जी। वो क्या होता है, उससे किस तरह का नुकसान हो जाता है और इसका प्रभाव किस तरह का हम देखते हैं फसल में, खासतौर पर हम सरसों की बात कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, आप अपने ईमेल भेज सकते हैं, अपने व्हाट्सएप वीडियो भेज सकते हैं या फिर कॉल तो कर ही सकते हैं। तो आपके सवालों का इंतजार रहेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। उसका ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं रबी तिलहनी फसलों में कीट व रोग प्रबंधन के बारे में। और अभी तक हमने जाना कि कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं और सरसों बड़े पैमाने पर हमारे जो किसान हैं वो उगाते हैं और उनमें कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जिसमें हमने सफ़ेद रूली के बारे में चर्चा की। और आगे अब हम बात करेंगे काला धब्बा, इसका किस तरह से प्रभाव होता है, कैसा नुकसान हो जाता है, क्या इसका नियंत्रण है। लेकिन उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें दिल्ली से भेजा है एक वीडियो सवाल, आइए नजर डालते हैं। डॉक्टर साहब, ये सरसों में जो अल लग रहा है इस समय, फूल में अल जो लग रहा है, इसका क्या दवाई हो सकती है, कैसे क्या करें, उपचार करें इसका? तो चेपा है ये। जी जी सर, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर अशोक? देखिए ये किसान भाइयों, ये आपका लैंग्वेज में जो बोला है इसको हम, ये कीट है जिसको आप चेपा भी बोल सकते हैं, माहू भी बोल सकते हैं, एफिड भी बोलते हैं। और ये इस समय मौसम में क्या होता है, जब थोड़ा सा 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और इसका प्रकोप दिसंबर से ही शुरू हो जाता है और अभी ये रहेगा। तो पहले तो जैसा आपने खुद ने दिखाया है कि ये फूलों के ऊपर सबसे पहले आता है। और इनका एक विशेषता ये होती है कीट की कि ये क्या है, जो अपना खेत होता है उसके बाहरी किनारों के जो पौधे होते हैं उसमें पहले आता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जो किनारे पे कुछ पत्तों पे, जो फूलों पे और इनके ऊपर, सबसे पहले तो ये फूलों पे ही आता है, अगर वहाँ होता है तो उस ट्यूब को तोड़कर मिट्टी में दबा दें ताकि ये ज़्यादा नहीं फैले। ये तीव्र गति से एक तरह से वंश वृद्धि करता है। और अगर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो पहले फूलों पे आएगा, फिर फलियों पे आएगा और कई बार क्या करता है, पूरे पौधे को ढक लेता है और ये रस चूस के पौधे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अगर फलियों में दाना बन रहा है तो दाना कमज़ोर हो जाता है, तेल की मात्रा कम हो जाती है। तो आप निरीक्षण करते रहें। अगर ये आ रहा है तो जैसा मैंने कहा कि पहले वो तोड़ दें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है तब आप इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए जाएं। और रासायनिक नियंत्रण से पहले जो नीम का तेल होता है उसका 2% का जो घोल है 20 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिला के इसका छिड़काव करें। और बहुत अधिक गंभीर प्रकोप हो,
बहुत ज़्यादा ये फैलता जा रहा है, मौसम इसके अनुकूल है, तो फिर आप रासायनिक नियंत्रण के लिए जा सकते हैं। डाइमेथियोट है, रोग्योर के नाम से मिलता है। 1 लीटर 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर इसका प्रति हेक्टेयर अगर छिड़काव करते हैं तो इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो चैंपा के बारे में भी आपने बताया और हमारे दर्शक बल्कि वो फूल भी दिखाकर बता सबसे रहे पहले थे। फूल पे आता है। फूल पे आता है, ठीक है सर। ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर मीणा जैसे काला धब्बा के बारे में बताया था। काला धब्बा भी एक बहुत ही बिल्कुल कॉमन समस्या है जो कि इस वक्त सरसों की फसल में देखने को मिलता है जी। तो ये काला धब्बा क्या है, किस वजह से आता है और इससे किस तरह के नुकसान होते हैं, और आगे मैं आपसे जानूंगी कि कैसे इसका नियंत्रण करें। बिल्कुल। देखिए, जो काला धब्बा रोग है इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट, और ये बहुत ही खतरनाक रोग है। मतलब सरसों का सबसे खतरनाक रोग यही है, काला धब्बा। जैसे डॉक्टर ने बोला एफिड है, हानिकारक कीटों में एफिड, और रोगों में ये काला धब्बा जो बीमारी है बहुत ज़बरदस्त मतलब ये नुकसान पहुंचाती तो है। क्या होता है सर इसमें? इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, जो अपने जो पत्तियाँ होती हैं मस्टर्ड की, सरसों की पत्तियाँ जो होती हैं उनमें काले धब्बे पड़ जाते हैं, पॉपुलर टाइप पड़ जाते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो उससे क्या है कि पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो प्लांट का सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, मतलब क्योंकि ग्रोथ ही रुक जाती है। हाँ, क्योंकि जब आपके जो पत्ती है वो सही नहीं है तो आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो भी नहीं होगा, क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो खाना कैसे बनाएगा प्लांट? तो पत्तियों पे ज़्यादा असर इसको देखने को मिलता है, और पत्तियाँ जब इससे अफेक्टेड हो जाती हैं तो पौधा अपना जो भोजन उसको बना नहीं पाता है, तो इसलिए उसका असर आगे तक उसको देखने को मिलता है, और ये काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। जैसे क्या है कि आपकी जो उसमें जो फलियाँ होती हैं पौधों में वो भी कम लगती हैं, और दाने बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, और ज़्यादातर नीचे की जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल झड़ जाती हैं, और कुछ पत्तियाँ रहती हैं जिससे क्या है कि पौधा खाना नहीं बना सकता है, और फाइनली क्या होता है लास्ट में जाकर उसका डेड हो जाता है, और आपकी जो पैदावार है उस पर उसका बहुत बड़ा अच्छा, प्रभाव इससे पड़ता है। कितना नुकसान हो जाता है सर? देखो, मैं बोल रहा था ना कि रोग अगर कितनी सीवियर कंडीशन में लगा है, जी जी। खास बात है कि अगर बहुत ही कंडीसिव क्लाइमेट वेदर कंडीशंस अगर हैं, जैसे बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल हवा बंद है, तो थोड़ी हवा चल रही है और टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो उस टाइम में उस समय में एक कंडीशन ऐसी होती है कि इस तरह की जो फफूंद है, इस तरह की फंगस जो होती है डेवलप हो जाती है, और वो इस तरह से इसके ऊपर अटैक करती है। और जहाँ तक बात है इसके नियंत्रण की, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसका जो नुकसान की बात मैं बता रहा हूँ 70 से 80% नुकसान हो सकता है अगर इसका कंट्रोल नहीं किया गया तो। इसमें भी काफ़ी नुकसान हो जाता जी। है। ठीक है, बिल्कुल। और सर जैसा कि आपने बताया कि ये काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो ये आम तौर पर किस अवस्था में होते हैं, और क्या इसे भी अगर हम शुरुआत में ध्यान दें तो क्या इसे भी हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते? कंट्रोल क्या मतलब ये पैदा ही ना हो ही ना समस्या, क्या ऐसा संभव है? तो देखो, उसके लिए तो मैं आपको बताऊं कई चीज़ें होती हैं जो जैसे सस्य क्रिया होती हैं, उनको आपको अपनाना पड़ेगा। और ये मतलब लगभग जब सरसों आपकी हो जाती है ना 50-60 दिन की, अच्छा, उसके बाद से ये कभी भी हो सकता है, और ये बिल्कुल जब आपकी सरसों पकने वाली होती है तब तक ये इसका रोग का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो जब आप अगर ध्यान देंगे कि भाई आपका जो सरसों है उसमें काला धब्बा का रोग आता है और ये लगातार आता है, तो उसके लिए कुछ मतलब सस्य क्रियाएं उनको अपनाना पड़ेगा किसान भाइयों को। जैसे एक तो मैं कह रहा हूँ कि समर प्लोइंग करना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में अगर आप क्या सर समर प्लोइंग क्या मतलब हुआ इसका? समर में मतलब गर्मियों में बहुत गहरी जुताई कर देते हैं खेत की, तो जो फंगस है उसके जो माइसीलिया होते हैं वो मर जाते हैं लगभग। मतलब कि कुल मिला गहरी जुताई करके जो खेत को हम कहते हैं एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, छोड़ दे, तो हाई टेम्परेचर हो जाता है, हीट ज़्यादा हो जाती है, सौरीकरण कह सकते हैं उसको, तो वो उससे हो जाता है। दूसरा क्या है कि जब आप बीज अगर खुद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार कर लिया ना तो आपका 90% चांस ये है कि आप में उसमें रोग नहीं आएगा। अच्छा सर, कई तो जो हमारे किसान बीज लेते हैं वो उपचारित ही आते हैं, ठीक है, उनके पैकेट में भी लिखा होता है, लेकिन उसके बाद भी क्या उपचारित करने की आवश्यकता होती है? कोई डेट या कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि कई किसान ये भी करते हैं कि उपचारित बीज लाके फिर उसे उपचारित करते हैं जी, तो क्या ठीक है ये? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका बीज ऑलरेडी उपचारित है, देखो ज़्यादातर जो हमारी जो ऑथेंटिकेटेड जो सोर्स होते हैं बीज के, जैसे हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें क्या है कि वो जो आपकी जो फफूंदी नाशक है उसकी एक पुड़ी उसमें डाल देते हैं, तो किसान भाई उसको आप बाद में मिला सकते हैं। या फिर कुछ कंपनियां हैं जो ऑलरेडी ऑथराइज्ड हैं, वो कंपनियां क्या है कि उसको सीड में पहले से ही फंगसाइड मिला देती है। जी, तो जब ऑलरेडी आपका बीज ट्रीटेड है तो आपको उसमें उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसे करना है तो फिर आप करिए, इंसेक्ट के लिए करिए, हानिकारक कीटों के लिए करिए, और या फिर कोई आप बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको करिए। तो उसके लिए किसान भाई कई बार करते हैं, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर में सर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एजोटोबैक्टर आप ले सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल बुआई से पहले आप भी बीज में मिला सकते हैं, और अच्छी तरह से बीज मिला करके उसमें पहला हो गया आपका फंगिसाइड, दूसरा हो गया आपका इंसेक्टिसाइड, और तीसरा आपका हो गया
बायो फर्टिलाइजर, इन तीनों को मिक्स करके और बीज को बढ़िया से सुखा करके, छाया में सुखा करके और उसकी बुआई करेंगे तो चांस ये है कि उसमें कोई हानिकारक कीट का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा और उसमें कोई हानिकारक रोग भी उसमें नहीं देखने को मिलेगा। जी जी डॉक्टर अशोक, और क्या और भी कोई कीट और बीमारियां होती है? तो मोटे तौर पर जो मुझे पता थी। देखिए जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है जो कि उत्तरी राजस्थान में, पूरे उत्तर भारत के अंदर बहुत समय से आ रही है और ये बहुत नुकसान करती है, जिसे तना गलन रोग के नाम से जानते हैं। अभी किसान भाई इस रोग से बहुत परेशान भी। ये किस अवस्था में होता है सर? ये फसल की अवस्था में आप ये देखिए कि करीब 50 दिन की अवस्था में इसके लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें कई बार हमने ये भी देखा किसान भाइयों को, इसके लिए सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि हमेशा प्रमाणित बीज का प्रयोग करें और जिन इलाकों में ये तना गलन की बीमारी आती है उस इलाके में बीज को कार्बनडाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज से जरूर उपचारित करके बोएं। और ये 50 दिन की अवस्था में जब आप पानी लगाते थे, जिन क्षेत्रों में नमी अधिक होती है वहाँ इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। और तने के निचले भाग पे ये क्या होता है कि भूरे मटमैले फफोले बन जाते हैं और उन फफोलों के ऊपर जैसे रुई जैसी एक जाल सा बन जाता है। और तने के अंदर में क्या होता है, जैसे उड़द के दाने होते हैं उस तरह का स्क्लेरोसिया डेवलप होता है और ये पत्तियों मतलब सर गांठे जैसी कुछ गांठे जैसी बनती है। तो अब इसमें क्या होता है कि वो चूंकि एक जगह से उसको ब्लॉकिंग कर देता है और सूख जाता है। कई किसान भाई आप देखना कि आपका नीचे से कई बार पूरा तना हरा होता है, ऊपर से भी हरा होता है और बीच में से इस तरीके का है कि जो रुई जैसा जाल होता है और पूरा गल जाता है और बाद में लंबे समय तक क्या होता है, अगर टाइम देंगे तो पूरा पौधा सूख जाएगा, लटक जाएगा और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा खेत इससे नष्ट हो जाता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो 10-20% ही आपकी फसल बचेगी। अब इसके बचाव के लिए ये आप ध्यान रखें किसान भाइयों कि पानी के बाद में स्पेशली जब आप पहला पानी लगाते हैं 40 से 45 दिन के ऊपर है, उसके बाद निरीक्षण करते रहें और अगर ऐसा कोई एक आधी पौधा दिखाई देता है तो उसको उखाड़ के नष्ट कर दें। और यदि आपको संभावना लग रही है तो करीब 50 दिन के ऊपर कार्बनडाइजम का 2 ग्राम जो 2% का यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना के इसके छिड़काव करें तो आप इससे बच सकते हैं। और अगर ज़्यादा फैल रहा है तो 15 दिन पे फिर छिड़काव को रिपीट करें। तो जैसा हमने आज चर्चा किया कि काला धब्बा, सफ़ेद रतुआ, साथ के साथ मृदुरोमिलासिता, तना गलन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हैं जिनको आप समय पर पहचानें और समय पर पहचान कर अगर इसका नियंत्रण करते हैं तो नियंत्रण करना संभव है। जी जी बिल्कुल, तो समय पर इनको पहचानें और इसका उचित नियंत्रण करें। और नियंत्रण करना क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि यही निर्णायक चरण होता है। इसके बाद तो आपकी फसल तैयार हो जाती है कटाई के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे गलती हो गई तो काफ़ी, जैसे कि हमें मीना सर बता रहे, अशोक सर भी बता रहे कि 80% तक फसल चौपट हो सकती है। तो ऐसा हमारे किसानों के साथ ना हो, उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे, इसीलिए हम इस विषय को आज लेकर आए हैं। अब सर बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। हालांकि हम जानते हैं कि सरसों की फसल में बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी किसान का मन नहीं भर मानता हो, उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पानी की कमी हो जाए और फसल में प्रभाव हो। तो ज़्यादातर इसके बारे में बताएं। और क्या वैरायटी विशेष भी है कि हाँ इस किस्म की जो सरसों उसमें आपको 2 सिंचाई लगानी है, किसी में 3 लगानी है, तो कौन से क्षेत्र में कौन सी प्रचलित है उसके अनुसार? बिल्कुल, देखिए ये डिपेंड करता है कि आप सरसों की जो खेती है कहाँ कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी उन्नत किस्में हैं और अच्छा रेस्पॉन्स भी आता है अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं और साथ में हम लोग उसमें पानी भी देते हैं, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, तो उसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया आता है। जैसे मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया में, हमारे जो उत्तरी भारत में जो सरसों करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हमारी जो पूसा इंस्टीट्यूट की जो सरसों है या भरतपुर में हमारा जो इंस्टीट्यूट है उनकी जो वेराइटीज़ है उनको इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ प्राइवेट एजेंसी है जो कि ऑलरेडी लाइसेंस्ड हैं उनके बीजों का इस्तेमाल करते हैं किसान भाई। देखो सरसों की, जैसा आपने बताया कि सरसों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जनरली हम लोग सरसों को रेन फेड मानते हैं जी। और जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है और गुजरात का कुछ भाग है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे किसान भाई वर्षा आधारित मतलब सरसों करते हैं। और आपको पता है कि इसकी बुआई अक्टूबर में होती है, तो अक्टूबर में क्या है कि कई बार बारिश अच्छी हो जाती है जी। तो बारिश ठीक ठाक हो गई तो आपकी बुआई निश्चित हो जाती है। इस बार ऐसे ही हुआ है हमारे उत्तरी भारत में, अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छी बारिश हो गई है और जल्दी हो गई है, तो किसान भाइयों ने अर्ली स्टेज में ही सरसों को बो दिया था। जी जी। मैं बात करूँ अगर पानी नहीं बरसा, बाई चांस बारिश नहीं हुई, तो सरसों के लिए 2 महत्वपूर्ण मतलब वो स्टेज होती हैं जहाँ पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपने उस समय पानी नहीं दिया
तो आपका जो ईल्ड का लॉस है वो ज़्यादा हो सकता है। जी। तो एक तो क्या है कि जब इसकी ब्रांचिंग हो जाती है ना सरसों की, जब ब्रांचिंग है और कल्ले बारिश, खिल जाते हैं जब हाँ, और बारिश नहीं है तो आप एक सिंचाई उसमें कर सकते हो। और एक मतलब क्या है कि फूल आने से थोड़ा सा पहले, जब फूल आना शुरू हो जाता है उसके थोड़ा पहले आप इसकी सिंचाई कर सकते सर हो। अभी इस वक्त आवश्यकता है क्या? अब जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी जगह तो लोगों ने काटना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार जो सरसों है ज़्यादातर अगेती लोगों ने बोई है, तो इसलिए किसान भाइयों ने काटना शुरू कर दिया है। कई जगह पछेती भी है लेकिन वो भी अब कटने वाली है। तो इस बार क्या बारिश भी अच्छी हुई है। अभी कुछ दिनों बाद आप पहले देखा होगा आपने कि बारिश ठीक ठाक हो गई है, तो मेरे ख्याल से अब सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसान भाई चाहे तो अब अपनी कटाई कर सकते हैं अगर सरसों पक गई होगी तो। जी, अभी एक मेरे पास सर ये सवाल आया है, व्हाट्सएप सवाल, ये अजय सिंह है टोंक राजस्थान से, और ये सरसों में मोयला रोग के बारे में जानना चाहते हैं। क्या है ये हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे मेहमान डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी से जानेंगे मोयला रोग के बारे में, क्योंकि वो सरसों अनुसंधान से ही हैं। तो फिलहाल छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहें लोग किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। और उम्र ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं रबी तिलहनी फसलों में कीट और रोग प्रबंधन की। बहुत सारी बातें हमने ब्रेक से पहले जानी, कुछ सवाल भी हमने लिए जो वीडियो सवाल थे, और एक और ऐसे एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें दिल्ली के किसान हैं ये, उन्होंने सवाल भेजा है, वीडियो सवाल, आइए सुनते हैं जल्दी से। अब जो सरसों के इस पड़ में फुल्ला में अड़ लग रहा है तो इसका क्या उपचार है, कुछ दवाई बताओ। जी सर, कौन जवाब देना चाहेगा? सवाल देखिए, जो आपने पहले एक टॉक के किसान का जो जवाब मैं देना चाहूँगा, और मैं इस चर्चा में बता चुके हैं कि मोयला को ही चेपा बोलते हैं, एफिड बोलते हैं, माहू बोलते हैं, और ये रोग नहीं है। कई बार किसान भाइयों से, देखिए किसान भाइयों, हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि आप सही तरीके से पहचान करें। कई बार क्या होता है, कीट अलग होते हैं, रोग अलग होते हैं, और आपने जैसे मोयला रोग बोलते हैं, कोई विशेषज्ञ अगर लोकल भाषा नहीं समझ पाता है तो कई बार उनको भी एक भ्रम की स्थिति हो सकती है। तो कीट जो सरसों में लगते हैं, जैसे पहले भी हमने कहा था कि एक तो चितकबरा कीट होता है जिसे पेंटेड बग बोल सकते हैं, एक ये एफिड होता है जिसे चेपा, माहू, तेलिया और कई तरह से मोयला, कई नामों से पुकारा जाता है। फिर आपके अगर कीटों की बात करें तो एक आरा मक्खी होती है, बिहार की रोएदार सूंडी होती है, ये सब कीट की कैटेगरी में आते हैं। और यदि रोग की कैटेगरी में बात करें हम लोग तो रोग के लिए क्या है कि आपको जैसे काला धब्बा, सफ़ेद रतुआ, तनागलन, मृदुरोमी लासिता, चूर्ण लासिता, ये मुख्य रोग है। तो इन सब का मैकेनिज्म अलग अलग होता है। कीटों के रोकथाम के लिए कीटनाशकों की ज़रूरत होती है, रोगों की रोकथाम के लिए आपका जो फफूंदी नाशकों की ज़रूरत होती है। और जो हमारे किसान भाई जो अपना अभी इन्होंने फूल दिखाया, ऐसा ही पहला जो वीडियो था, तो ये सब चेपा की बात कर रहे हैं। ये हरे कल कीट होता है, पंख रहित भी होता है और जो पंख सहित भी होता है, और ये काफ़ी नुकसान करता है। अगर ये फूल की अवस्था में आता है तो आप ये समझ के चलिए कि फिर आपकी ये फली पर भी आएगा। अगर आपकी फसल पकाव की अवस्था पर है तब आ रहा है, तब तो कोई ज़्यादा आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का आता है तो पहले तो आप इसको तोड़ के नष्ट कर दें अगर कम है, और अगर अधिक है तो फिर आपका नियंत्रण करें। 2% जो नीम का तेल होता है उससे आप इसका छिड़काव करें, और नहीं तो फिर जो डाइमेथियोड होता है उसको आप 1 लीटर 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जी जी बिल्कुल। तो ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप सवाल भी सही से पूछें, और हमारे जो मेहमान होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत अनुभवी होते हैं, तो आम लोगों की भाषा को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और यही मकसद भी होता है हमारा कि इस मंच से आप तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके। मेरा सर और क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दिया पूरे एफिड के बारे में, और जो एफिड है ना वो क्या है कि एक बहुत ही कंडीसिव क्लाइमेट वेदर कंडीशन में आता है। एक्चुअली ये हरा कलर का एक बहुत माइक्रो छोटे छोटे वो होते हैं, कीट होते हैं ये, और ये झुंड में आते हैं।
और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसा ये क्या है कि शुरू में तो आते हैं, जैसे फूल पे आ गया, कहीं टहनी पे आ गए, फिर बाद में धीरे धीरे क्या है कि पूरे प्लांट पे आ जाते हैं, तो फिर पूरे खेत में फैल जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो प्रभाव है, यानी कि क्यों आते हैं ये एफिड, क्यों आता है? क्योंकि एक तो क्या है कि आपने अगर लेट सोइंग की होगी, अगर आपने लेट सोइंग की है तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और जैसे अभी मंथ चल रहा है फरवरी का, अगर फरवरी में फूल आ रहे हैं आपके खेत में तो ये इसका आने का पूरी संभावना होती है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे उत्तरी भारत में थोड़ा सा मौसम का जैसा मिजाज हो गया था, दूसरा क्लाइमेट, वो वेदर का जो कंडीशन है वो चेंज हुआ था और बादल भी छाए हुए थे, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका प्रकोप आपको देखने को मिल सकता है। और ये बहुत ही भयानक, एक तरह से हानिकारक कीट है सरसों के लिए, और ये जनरली फरवरी के महीने में ही आता है। लेकिन इस बार अच्छी बात ये रही कि हमारे पूरे उत्तरी भारत में किसान भाइयों ने जो सरसों की जो बुआई है वो अक्टूबर के महीने में ही कर दी। तो ये कहने का मतलब ये, अगर आप अगेती ही बुआई करेंगे सरसों की, अक्टूबर के महीने में बुआई कर देंगे तो इस जो हानिकारक जो कीट है आपका चेपा, इससे आपको बचाव किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हानिकारक जो कीट है उनसे बचाव किया जा सकता है फसलों का। और सर जैसे कि कुछ और सावधानियों के बारे, क्योंकि कुछ अब किसान जो हैं वो रसायनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे विकल्प उनके पास हो जहां, और हम भी यही चाहते हैं, हमारे पीएम भी कई बार किसानों से ये आह्वान कर चुके हैं कि रसायनों का ना के समान इस्तेमाल करें या फिर कम से कम करें, उचित संतुलित इस्तेमाल करें। तो आमतौर पर सरसों की फसल में इस स्टेज पे किस तरह की आवश्यकता होती है? हाँ देखिए, एक किसान भाइयों की ये आप ध्यान रखें कि जो सरसों की जो फसल होती है इसकी तैयारी तो आप शुरू से करें। एक हम बात करते हैं एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन की, तो जैसा डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था, अगर हम शुरुआत करें तो एक तो जब गर्मियों के अंदर एक गहरी जुताई करें मिट्टी पलटने वाले हल से, तो उससे क्या है, रोग एवं कीटों के जो जनक होते हैं वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमने ये देखा है कि रोग एवं कीटों का एक निश्चित समय होता है, तो आपकी बुआई जो है वो समय पे होनी चाहिए। साधारणतः हमने देखा कि कोशिश ये करें कि 15 अक्टूबर से पहले बुआई हो जाए। अगर 15 अक्टूबर से पहले बुआई होती है तो आप चेपा से बच सकते हैं, काफ़ी रोगों से आपका बचाव हो सकता है। दूसरा क्या है कि हमने देखा है किसान भाइयों कि हमेशा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि अधिक अगर आप नत्रजन का प्रयोग करते हैं तो पौधे में क्या होता है, थोड़ा रसीलापन आ जाता है, जिससे जो ये चेपा कीट का जो आक्रमण होता है वो अधिक होता है, क्योंकि वो रस चूसता है। तो हमने देखा है कि आप यूरिया का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में ना करें, जो आपकी सिफारिशें हैं आप उसी के अनुसार उसका वो करें। और एक चीज़ है, हमेशा ये ध्यान रखें रोगम कीटों से बचाव के लिए कि स्वस्थ बीज का प्रयोग करें, प्रमाणित बीज का प्रयोग करें और बीज को उपचारित जरूर करें। बीज उपचार के लिए आप मेटालेक्जिल से कर सकते हैं, कार्बनडिजिम से कर सकते हैं। और एक अपने खेत के आसपास ये कोशिश करें कि जनरली देखा है कि ये घास फूस उग जाते हैं, खरपतवार उगे रहते हैं, तो इनमें भी क्या होता है, कीटों के और रोगों के जो जनक है वो पनपते हैं। तो अपने खेत को बिल्कुल साफ सफाई करें और कोशिश यही करें कि आपका जो महत्वपूर्ण हमने ये देखा है कि खेत का निरीक्षण जरूर करें। अभी क्या है, इलाज सबका है, लेकिन अगर प्रकोप बहुत अधिक होता है, और अभी हमने जैसे पहले आपकी चर्चा भी करी थी कि किसानों को ही समझना चाहिए धीरे धीरे। अब जैसे अगर मैं कीट की बात करता हूँ तो जो आपका पेंटेड बग है और जो चेपा है जिसे हम माहू भी बोलते हैं, ये पौधे से रस चूस के उसका नुकसान करते हैं। अच्छा, तो आपको इनके लिए सिस्टेमिक जो हमारे कीटनाशक उनका प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे आरा मक्खी हो गई आपका, या बिहार एरी कैटरपिलर हो गया, ये पौधे को कुतर के और मतलब खा के उसका नुकसान करते हैं। तो इनके लिए हमें कॉन्टैक्ट कीटनाशक की जरूरत होती है। और किसान भाई क्या करते हैं कि वो कोई भी एक दवा लाते हैं, ये सोचते हैं कि कीट है। इवन यहाँ तक देखा है कि कीट की दवा को वो रोगों में भी प्रयोग कर लेते हैं, रोगों की दवा कई बार वो कीटों में भी प्रयोग कर लेते हैं। तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि आपके उससे वातावरण ही दूषित होगा। और रोगों के लिए आप ये देखिए कि आप पहचान करना सीखें। जी जी, जैसे सफ़ेद रोली रतवा रोग जो बोलते हैं या काला धब्बा होता है, इनकी शुरुआत साधारणतः नीचे की पत्तियों से शुरू होती है। बिल्कुल, और देखिए किसानों को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, जैसे कि आप बता रहे हैं, और किसान तो रहते भी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की होती है अपनी फसल पर, लेकिन कई बार नज़रअंदाज हो जाती चीज़ें, इसीलिए आप अपने खेत का राउंड ज़रूर लगाते रहें, जैसे कि डॉक्टर अशोक ने हमें बताया। और इस बीच एक और हमारे पास वीडियो मैसेज पहुँचा है, खेमराज जी हैं,
जिन्होंने राजस्थान के अलवर से हमें वीडियो सवाल भेजा है। आइए सुनते हैं। मैं खीमराज सुलानिया, ग्राम जामडोली, तहसील रैनी, जिला अलवर, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि सरसों में पीलापन का क्या कारण है, इसका निवारण। दूसरा है कि सरसों में जो चीपा लगता है उसका कारण और निवारण। एक तो पीलापन सर बता रहे, कुछ ये अलग हमने डिस्कस नहीं किया इसे अभी। हाँ, नहीं देखिए, पीलापन कई वजह से पड़ सकता है। कई बार नत्रजन की कमी होती है तो उससे भी आपके पीलापन आ जाएगा। आजकल हमने देखा है कि जो कई जगह पोटास की कमी होती है वहाँ से भी आ जाएगा, कहीं पानी की कमी हो गई तो उससे भी आ जाएगा। साधारणतः किसी रोग से कोई पत्तियों में इनमें पीलापन नहीं आता है। आपको अगर इसका मिट्टी जांच कराएं तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का इसका ज़्यादा संभावना रहती है कि उससे पीलापन आ सकता है। और जैसे मोइला के बारे में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं, जिसे आप चेपा बोलें, एफिड बोलें, तो आप उसको ध्यान रख के समय पर उसका नियंत्रण करें। जी जी बिल्कुल। तो मुख्य तौर पर जो समस्याएं इस वक्त रोग और बीमारियों की हम बात कर रहे थे उन पर हमने चर्चा की है। फिलहाल यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और समस्या है। वो भले ही न तो कीट है ना तो बीमारी है, लेकिन फिर भी हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, उसके पोषक तत्वों को चूस जाती है, और ये समस्या है खरपतवार की समस्या। इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर अपना टेक्स्ट मैसेज या वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं रबी सीज़न की तिलहनी फसलों में कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे करें। हमने मुख्य रूप से जो बीमारियां होती, कीट होते हैं, उनके बारे में आपको ब्रेक से पहले बताया, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो हमें संपर्क कर रहे हैं। उन्हीं में से एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें राजस्थान के जोबनेर से परशुराम जी ने एक वीडियो सवाल भेजा है। आइए जल्दी से सुनते हैं वो भी। मैं परशुराम चौधरी, गांव कालक, जोबनेर, जिला जयपुर से बोल रहा हूं। मैंने 3 साल से सरसों की फसल ले रहा हूं। मेरे खेत में एक खरपतवार हुई है, जिसकी मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। ये खरपतवार है या कोई और चीज़ है, मुझे ये जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए किसान कितने हमारे एक्टिव हैं। खरपतवार का उन्होंने, मीणा जी बताइए क्या था ये वाकई में खरपतवार है या कुछ और? बिल्कुल ये खरपतवार ही है। और आपको पता है कि खरपतवार जो सरसों में होते हैं तो वो करीब करीब 30 से लेकर 70% तक नुकसान कर सकते हैं। खरपतवार भी इतना नुकसान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि जो ऑरो बैंक की जो किसान भाई ने बताई है, ये ऑरो बैंक की बहुत ही खतरनाक एक तरह से वीड है, जो कि सरसों में ही आता है मोस्टली। और ये क्या है कि इसको हम ब्रूम रेप भी बोलते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि खुद कुछ नहीं करता है, ये दूसरों पे निर्भर रहता है। अच्छा। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रूट पैरासाइट। ये क्या है कि सरसों, जो हमारी जो मस्टर्ड है, सरसों है, उसकी जड़ होती है, उनमें ये पनपता है। और ये क्या सालों साल चलता रहता है, और ये मतलब पूरा खाना मतलब इसको मस्टर्ड से ही मिलता है। अच्छा। और इसके जो बीज होते हैं, तो ये सर पैदा कैसे हो जाता है? हाँ देखिए, ये जो है ना, ये क्या है कि क्रॉप बाइंड वीड है। ये सरसों के साथ ही आता है एक तरह से।
जब जिस खेत में सरसों होती है उसमें ये आता है, और सब जगह नहीं, लेकिन कुछ कुछ एरिया में ये बहुत ज़्यादा मतलब पैचेज में आता है। प्रकोप इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जोमनेर के एरिया में बता रहा हूँ, किसान भाई ने बताया, ऐसे ही काफ़ी जगह हैं, जयपुर में है और भरतपुर में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये और बैंक का प्रकोप। तो क्या सर इसको कैसे नियंत्रित किया जाए? एक्चुअली ना या मैनुअल मतलब नहीं, बिल्कुल इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर जो है ना हमारी पद्धति है, कंट्रोल मेथड है, उसको हम उपयोग नहीं कर सकते। इसमें कई तरह के हमको समेकित तरीके अपनाना पड़ेंगे, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो उसमें एक तो हो गया आपका समर डीप प्लोइंग, गर्मियों में आपने शुरुआत में बताया। हाँ, गर्मियों में आप अपने खेत की खाली खेत की गहरी जुताई करिए। उसके बाद फिर आ जाता है आपका क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्र। आप बार बार एक खेत में सरसों ना लगाएं, क्योंकि ये सरसों के साथ उगता है, और कोई ऐसी दूसरी क्रॉप ना लगाएं जो कि होस्ट प्लांट बने इसके लिए। जैसे आप गेहूं लगा सकते हो, जौ लगा सकते हो, बाजरा लगा सकते हो, कुछ और भी लगा सकते हो, क्रॉप कोई भी क्रॉप लगा सकते हो, लेकिन जो ऐसी क्रॉप जो इसी की परिवार की हों वो नहीं लगाना है, क्योंकि ये होस्ट प्लांट को हमको दूर रखना है। तो ये जनरली सरसों का जब पौधा होता है बड़ा, तब ये नीचे से निकलता है, और इसकी हाइट करीब करीब 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इसकी अप्रोच ये होती है कि एक तो आपका समर में प्लोइंग हो गया, दूसरा क्या है कि आपका क्रॉप रोटेशन हो गया, तीसरा हो गया आपका एक खरपतवारनाशी है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइफोसेट। तो ग्लाइफोसेट की आप थोड़ी लो मात्रा में आप डालिए, यानी कि जो 25 से 30 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ में प्रति हेक्टेयर के साथ साथ डालिए। जब सरसों की जो पौधा है वो करीब करीब आपका 4 से 6 लीफ का हो जाता है, उस स्टेज में आप इसको डाल सकते हैं। और इसका जो घोल है आप 250 लीटर पानी में मिला करके और उसका छिड़काव करेंगे, तो उसमें क्या है कि काफ़ी हद तक संभावना होती है कि ये जो औरोबैंकी है ये सरसों के खेत में काफ़ी हद तक नष्ट हो सकता है। और दूसरी बात है कि क्लीन कल्टीवेशन बोलते हैं उसको। जब सरसों को आप कटाई कर लेते हैं उसके बाद भी औरोबैंकी उसके अंदर रहता है, क्योंकि इसका अपना कुछ नहीं है, इसमें कोई लीफ नहीं होती है, ये क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है। तो ये खाने के लिए बिल्कुल सरसों की जो जड़ है उस पर डिपेंड करता है और उनको ये चूसता है। दूसरी बात ये है कि इसका जो जर्मिनेशन जो होता है, इसकी जो अंकुरण जो होता है, वो भी सरसों की वजह से ही होता है, क्योंकि सरसों के जो जड़ें होती हैं वो क्या है कि इसकी जड़ों में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं, जिससे क्या है कि औरोबैंकी का जर्मिनेशन हो जाता है। तो उसका नाम है स्ट्राइगोलैक्टोन्स। ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कि स्टिमुलेट काम करते हैं, और ये हमारी जो औरोबैंकी है उनके बीजों को ये जर्मिनेशन का काम करते हैं। दूसरा क्या है कि इसकी जो मॉडिफाइड जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं हस्टोरिया बोलते हैं। ये क्या होता है सर? हस्टोरिया मतलब एक तरह से रूट का मॉडिफाइड वो होता है, मॉडिफाइड एक तरह से वो होता है रूट का एक तरह से प्रकार होता है। अच्छा। हाँ, तो ये हिस्टोरिया जो होता है ये क्या है कि इसकी जो औरोबैंकी की जड़ जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, और वो हमारी जो सरसों है उसकी जो जड़ें हैं उससे ये खाना ले लेती हैं, क्योंकि ये पूरा पैरासाइट है, ये खुद अपना खाना नहीं बना सकता है। तो इसलिए ये क्या है कि पूरी सरसों पे डिपेंड करता है, और इसका जो सीड है वो भी सरसों की वजह से ही उगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप क्रॉप रोटेशन अपनाइए और ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल करिए और गर्मियों में उसकी जुताई करिए। तो ये एक तरह से एकीकृत जो आपकी जो प्रैक्टिसेज हैं, इससे क्या है कि ये कंट्रोल हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो जो समेकित, चाहे वो कीट प्रबंधन हो या फिर जो हम बात करें खरपतवार प्रबंधन हो, इसी के बारे में हमारे विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं। डॉक्टर अशोक, और कुछ खास बातें जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि अब कटाई का भी समय करीब आ गया है। जी। और कीट और बीमारियों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली, खरपतवार भी हमने बता दिया दर्शकों को। अब जो समय बचा, मैं चाहूँगी कि एक तो हम पहले क्विक रिवाइंड भी कर लें कि जो हमने बताया, अगर हमारे जो दर्शक अभी जुड़े हैं उनके लिए भी, और साथ ही कुछ और अगर आप जानकारी देना चाहें। हाँ, देखिए आज की जो हमने चर्चा की, जैसे हम लोगों ने पहले तो ये बताया कि कौन से रोग आते हैं, कौन से कीट आते हैं, इनके बारे में बस ये ध्यान रखिए कि रोगों की, कीटों की समय पर पहचान करिए। और जैसा आपने शुरुआत में चर्चा की कि अभी जो देश के विभिन्न भागों में सरसों की जो फसल है वो अलग अलग स्टेज के अंदर है। कहीं पर कटाई शुरू हो गई है, कहीं पर फूल भी चल रहे हैं। तो जैसी जो अवस्था है, अगर फूलों की अवस्था है, तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस समय अगर कोई रोग आता है, चाहे वो तना गलन हो, चाहे सफ़ेद रतुआ रोग हो, चाहे काला धब्बा हो, तो उससे निश्चित रूप से फसल में नुकसान होगा अगर आपने नियंत्रण नहीं किया। दूसरा क्या है कि यदि आपके चैपा का प्रकोप भी इस समय हो सकता है, जिनके फूल की अवस्था है, और अगर फली है 10-15 दिन में पकने की है, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि फिर ज़्यादा चिंता ना करें, और वो बहुत ज़्यादा अब नुकसान उसका नहीं होगा।
और एक ध्यान रखें किसान भाइयों की समय पर कटाई का भी बहुत महत्व है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हाँ तापमान सर, कटाई का समय कैसे, मतलब इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी देते चले हमारे दर्शकों को। हाँ देखिए, एक तरह से जनरली जो साधारण सारी किस्में हैं हमारे सरसों की, कई तरह की परिस्थितियों के लिए किस्मों का विकास किया गया है। देरी से बुआई के लिए भी है, अगेती बुआई के लिए भी है, लेकिन 135 से 145 दिन में ये फसल पक जाती है। ठीक है। और कई बार तापमान का भी असर होता है। अगर मान लीजिए अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो पकने में थोड़ा समय लेगा, और यदि तापमान बढ़ जाता है तो कई बार फोर्स मैच्योरिटी भी हो जाती है। लेकिन साधारण से 135 से 140 दिन के अंदर मुख्य जो फसल है सरसों की, वो पक जाती है विभिन्न भागों के अंदर। अगर हम बात करें जो भारतीय राई की है, अब पकने के लिए क्या है किसान भाइयों, ये ध्यान रखें कि जब आपका करीब सुनहरे कलर की जब करीब 75% फलियां हो जाए जी, तो ये मान के चलिए कि कटाई का समय। कई बार किसान भाई क्या सोचते हैं कि पूरी फसल को सुखा लेते हैं, तो वो भी एक बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप कटाई दाने निकल जाते हैं तो फिर वो दाने निकल जाएंगे। और दूसरा क्या है कि अगर आप जल्दी काटेंगे तो उसका भी नुकसान हो जाएगा। उससे क्या होता है, हरे दाने बने रहेंगे और उसमें शोषण क्रिया भी ज़्यादा होगी। और अगर जल्दी काट लेंगे तो फिर दाना सिकुड़ा हुआ निकलेगा, तेल की मात्रा कम निकलेगी। तो इन साधारणतः आप ये ध्यान रखें कि जब आपका सुनहरे कलर का जब भी आपकी फलियां हो जाए और आप दाने को निकाल के देखें कि वो भूरे से काले में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, और अगर आप उसको 2 उंगलियों के बीच में दबाएंगे तो एकदम से बिल्कुल कठोर प्रतीत होगा, तो सही समय अच्छा सर, क्या तेल की मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि आपने किस समय कटाई की? जी मतलब बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर आपने उसको पहले काट लिया, हरा तरह से काट लिया, पूरा दाना पका नहीं है, तो निश्चित रूप से तेल का नुकसान होगा, क्योंकि उसको पूरा पकने का समय नहीं मिला और तेल की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी। और जब दाना सुखाएंगे आप तो सिकुड़ा हुआ सा इस तरीके से रहेगा। अधिक समय तक भी रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक जरूर ध्यान रखें, अगर जिनकी फसल थोड़ा सा देर है, यानी कि फरवरी लास्ट तक भी कहीं कट रही है, हम देख रहे हैं, या मार्च तक है, तो इस समय चितकबरा कीट के प्रकोप की भी संभावना रहती है। वो अधिक तापमान पे आता है, या तो शुरू में आता है जब पत्तियां बहुत छोटी होती है, लास्ट में आता है, तो उसका भी थोड़ा सा अगर ध्यान रखें। और जहाँ अधिक तापमान है वहाँ पे चूर्णी लासिता का रोग हो रहा है, जो हमने इसकी चर्चा में थोड़ा नहीं, वो पाउडरी मिल्ट्यू जो है। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद से ये धब्बे बनते हैं, फिर वो एक जो फंगस होती है, रोएदार, वो बनती है, सूख के पूरे पत्तियों को पाउडर से ढक लेती है। तो वो अगर ध्यान रखें, अगर जिनकी फसल देरी से है काफ़ी है, तो वहाँ एक संभावना रहती है। और एक किसान भाइयों से हम जरूर अनुरोध करना चाहेंगे कि आजकल हो क्या रहा है कि जो कटाई के बाद में किसान भाई तुरंत उसकी क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, और थ्रेसिंग करते ही डायरेक्ट उनको एक कट्टे के अंदर या आपका जो बैग में भर देते हैं, तो वो ऐसा ना करें। हमने कई जगह देखा, और विशेष कर ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि प्लास्टिक के बैग में ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप उसकी जब थ्रेसिंग करके दाना निकालते हैं तो थोड़ा उसमें नमी रहती है। जी जी जी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि एयर नहीं पास होगी। एयर पास नहीं होगी। तो एक तो इसका फार्मूला ये है कि जब आप कटाई करें तो फलियों को कम से कम 8 से 10 दिन सुखाएं पहले, तब फिर उसकी थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग करने के बाद जब आपका दाना निकल जाए तो उसे 8 से 10 दिन तेज धूप में सुखाएं। उसके बाद जूट के बोरों के अंदर उसको आप जब वो करेंगे, भंडारण करेंगे, तब वो आपका लंबे समय तक चलेगा। सर अब बिल्कुल समय समाप्त है, लेकिन मैं चाहूँगी आपके कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स। बिल्कुल, देखिए सरसों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी तिलहनी फसल है। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल का इस्तेमाल होता है, इवन हम बाहर से भी मंगवाते हैं। तो हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि आप सरसों की अच्छी पैदावार करें, इसका एरिया बढ़ाएं और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएं, लेकिन ये साइंटिफिक तरीके से आप खेती करेंगे तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो शुरू में आपको करना क्या है कि एक तो अच्छी क्वालिटी का बीज आपको लेना है। किस तरह का आपको सरसों उगानी है वो आपको देखना पड़ेगा। कई बार किसान भाई कहते हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का मतलब ऑयल चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 000 वाली वैरायटी भी हमने विकसित की है, उनको भी आप लगा सकते हैं। और चाहे तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कर सकते हैं सरसों की खेती, चाहे आप नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बीज लें एक बहुत ही अच्छी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से लें, क्योंकि बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीज आपका अच्छा है तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, और बीज अगर उपचारित नहीं है तो बीज का उपचार जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार करने से क्या होता है, एक्चुअली आपका जो रोग है या हानिकारक कीट है उनका प्रकोप भी बहुत कम होगा। समय समय पर उसका ध्यान दें और समय पर आप सस्क्रिया करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा
और आपका लाभ भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और जो हम तिलहन की ओर आत्मनिर्भरता का कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें हमारे किसानों की सूझबूझ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार इस तरह की चूक हो जाती है जिससे फसल को नुकसान हो जाता है, तो इसकी गुंजाइश ना रहे, इसीलिए हम इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। डॉक्टर अशोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्टूडियो में आप आए और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। और हमारे साथ डॉक्टर एस एल मीणा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी, सभी बीमारियों के बारे में और रोग के बारे में चर्चा की, और साथ ही हमने कटाई का जो एक विषय है उसको भी यहाँ पर टच कर लिया, क्योंकि हमारे किसान बहुत सारे कटाई की ओर भी बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि अगले अंक का हमारा विषय क्या होने वाला है। तो अगला हमारा विषय AI ड्रोन का इस्तेमाल करके खेती को स्मार्ट एवं कुशल बनाना, यानी AI का इस्तेमाल कर कैसे हम और दक्षता ड्रोन को और दक्ष बना सकते हैं, इसे भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे अपने अगले अंक में। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें सवाल व्हाट्सएप कर ही सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, लेकिन वीडियो भी भेज सकते हैं 8800520717। ये हमारा आप नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप वीडियो बनाकर हम तक पहुंचाएं। और वीडियो बनाते वक्त अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर बताएं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप जानते हैं हमारा टोल फ्री नंबर, जिस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें और अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवाएं, और जो हमारा विषय है इससे जुड़े सवाल हम तक पहुंचाएं। तो अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी दे दें कि आप इस QR कोड को अभी तुरंत अपने फ़ोन से स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल से जुड़े, जहां आज का कार्यक्रम तो यानी हमारा हेलो किसान कार्यक्रम तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा DD किसान पे जो अन्य प्रसारित कार्यक्रम है वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कार्यक्रम पसंद आए उन्हें लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक भी हम तक पहुँचते रहे। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।